हेलो स्टूडेंट्स, इस बार नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। नया वीडियो मैंने बनाया है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड मोबिलिटी के ऊपर। रेजिस्टिविटी के ऊपर एक वीडियो है जो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो के अंदर है जो मुझे ऐसा लगता है पूरी बातें हैं जो उसकी लेंथ के कारण है जो नहीं आ पाती है। तो जो मिसिंग टॉपिक्स यानी जो टॉपिक्स हमसे रह जाते हैं उनके ऊपर ये वीडियो है, और उसके साथ मैंने एक मोबिलिटी वाले टॉपिक को भी इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले है जो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स वाले के टॉपिक के अंदर हम कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे जिनका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। उनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद वेरियस मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये जो मटेरियल्स का सिलेक्शन है जो वेरियस पर्पज़ के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, है ना, लेबोरेटरी लेवल के अंदर जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर। तो इनके बारे में जो थोड़ी सी इन डेप्थ हमको ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर की इनकी रेजिस्टिविटीज़ होती है, और इनके किस पर्पज़ के लिए वैसे रेजिस्टर है जो किन मटेरियल से बनाए जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले है जो रेजिस्टिविटी के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वी ऑलरेडी नो दैट। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस चीज़ को डिराइव कराया था, मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव कराया था। वी ऑलरेडी know that R equals to ml upon n a e square tau. Understand? M mass of electron, L length of conductor, small n number density of electron, and A area of cross section of conductor, and E charge on electron, and tau is the relaxation time. It is the almost average time between two successive collision. Understand? अब बच्चों ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर है जो इससे पहले जो वाले जो वीडियो हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ। और अगर है जो आप मैं शॉर्ट में और बता सकता हूँ आपको कि किस टाइप से डिराइव होगा। आप है जो इस फॉर्मूले को अगर डिराइव करना हो आपको, तो सबसे पहले तो आई इक्वस टू एन ई ए वी डी ले लें, जो कि करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर रिलेशनशिप है। इसके बाद है जो वी डी का एक फॉर्मूला और डिराइव्ड हो चुका है, ई बाई एम इंटू टाउ। अब है जो वी डी की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ वी डी की वैल्यू इस जगह, तो आई इक्वस टू हो जाएगा आपके पास एन ई ए स्मॉल ई बाई एम इंटू टाउ। और बच्चों ई इक्वस टू कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर के लिए ई इक्वल टू वी बाई एल होता है बच्चों। वी पोटेंशियल डिफरेंस, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। और हम ये मान रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन ए जो है वो यूनिफॉर्म है। अंडरस्टैंड? ए इज यूनिफॉर्म। तो इस केस के अंदर है जो अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो आई इक्वल टू हो जाता है आपके पास एन ई स्क्वायर ए एम, और ई की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ वी बाई एल एंड टाउ। अंडरस्टैंड? एंड वी अपॉन आई, यहाँ से इस आई को इसके अपॉन में ले लेते हैं और इन क्वांटिटी इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आई अपॉन वी इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ये हो जाएगा बच्चों एम एल। अंडरस्टैंड? और अगर इसका इन्वर्स कर देते हैं तो v बाई आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ आर। तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब बच्चों अगर इस फॉर्मूले के अंदर है जो हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें इसमें, ये मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ, तो हम इसको जमा रीअरेंज कर सकते हैं इसको, आर इक्वल टू एम अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ
एंड ए को है जो बच्चों मैं यहाँ रखूँगा, ए यहाँ नहीं रखूँगा, एल अपॉन ए। अब बच्चों रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है आर इक्वस टू एम एल, हाँ, बट आर के लिए जो रेजिस्टिविटी वाला जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो कनेक्टिविटी है वो वाला फॉर्मूला ये है, आर इक्वस टू रो एल बाई ए। अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को हम इक्वेट कर देंगे तो रेजिस्टिविटी रो इक्वस टू आ जाएगा बच्चों एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास मिलता है। अब रेजिस्टिविटी के इस फॉर्मूले से जो हमको कंक्लूजन मिलता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन एन एंड टाउ, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अंडरस्टैंड? अब स्मॉल एन जो है बच्चों नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अंडरस्टैंड? दैट इज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। अब बच्चों अगर ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वेरीज मेटल टू मेटल, ये अलग अलग मेटल्स के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पर मीटर क्यूब के अंदर जो अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास, जिसको हम स्मॉल एन बोल रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इन एनी कंडक्टर। उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और उनकी डेंसिटी मैंने बताई थी बच्चों, इट इज़ वेरी लार्ज, 10⁻⁴ नियरली 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फॉर ए टिपिकल कंडक्टर। अंडरस्टैंड? तो नंबर डेंसिटी पे डिपेंडेंस है, यानी मेटल टू मेटल रेजिस्टिविटी विल वेरी। स्मॉल एन जिसमें ज़्यादा है, जैसे सिल्वर के लिए स्मॉल एन ग्रेटर देन द कॉपर होता है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी बच्चों स्मॉलर होती है क्योंकि स्मॉल एन उसमें ज़्यादा है। तो स्मॉल एन ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी विल बी स्मॉलर। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर की कैटेगरी है। अंडरस्टैंड? और जबकि ये जो कॉपर के लिए है जो इट इज़ 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर की कैटेगरी है। इसके बाद अगेन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और वो जो टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस। अंडरस्टैंड? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस समय जो क्या होगा बच्चों को, उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो टोटल वेलोसिटी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंडरस्टैंड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो उनका वेक्टर सम में जो ध्यान रखना, टोटल वेलोसिटी के अंदर थर्मल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जो पार्ट जो है वो इंक्रीज होगा। सो फिर है जो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि दो कोलिजन्स के बीच में वो फास्ट मूव करेंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो बच्चों टाउ डिक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी जो है बच्चों इस कंडीशन के अंदर है जो इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब रेजिस्टिविटी की बच्चों बात करें हम एसआई यूनिट की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है जो बच्चों ओम इंटू मीटर है। अंडरस्टैंड? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट रो की है जो रो इक्वस टू ए आर अपॉन एल वाले फॉर्मूले से ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज मीटर स्क्वायर, आर इन ओम, अंडरस्टैंड, और एल अगेन इन मीटर, तो दैट इज ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अगर इसके डायमेंशंस निकालना चाहें हम तो ओम रेजिस्टेंस जो है वो होता है वोल्टेज V अपॉन आई बाय ओम्स लॉ, एंड इट इज अगेन मीटर। और V बच्चों होता है W बाई क्यू। क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के अगेंस्ट जो किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, +1 कूलाम के लिए वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप क्यू चार्ज को लाए, W वर्क करना पड़ा, तो W बाई क्यू इज द रेशियो, इट इज द वर्क डन फॉर +1 कूलाम अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to any point in electric field, और that is again I। अब बच्चों Q को भी है जो मैं लिख सकता हूँ I इंटू A, और एक I पहले ही है तो I स्क्वायर T, Q इक्वल टू I इंटू T,
अंडरस्टैंड, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, अंडरस्टैंड। तो फिर अगेन एक आई और अपॉन में है, तो W इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी। तो बच्चों इसकी डायमेंशंस जो बनेगी वर्क की होती है M1 L2 T-2, और ये एम्पियर के लिए A यूज़ करेंगे, इट इज़ द सिंबल फॉर करंट, और टाइम के लिए T। तो डायमेंशनल फार्मूला जो आपके पास बनने जा रहा है दैट इज M1 L2 T-3 -2, इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, अंडरस्टैंड। ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों। इसके बाद है जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको मैं ले लेता हूँ बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, जो इस टॉपिक का है, जो हेडिंग भी है, अंडरस्टैंड। तो रेजिस्टिविटी फॉर वेरियस मटेरियल के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स दैट इज कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सिल्वर के लिए रो सिल्वर की रेजिस्टिविटी बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है बच्चों। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, अंडरस्टैंड। आपको ये ऑर्डर है जो थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, आपको माइंड में रखना चाहिए कि सिल्वर इज गुड कंडक्टर, देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब मैं कॉपर की लिख देता हूँ, रो कॉपर दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। इसके बाद रो एल्यूमिनियम दैट इज 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की है, अंडरस्टैंड। एल्यूमिनियम से कॉपर और सिल्वर ज़्यादा अच्छे कंडक्टर है, अंडरस्टैंड, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी स्मॉलर देन द एल्यूमिनियम है, अंडरस्टैंड। लेकिन दीज आर द एक्सपेंसिव मटेरियल, सिल्वर इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर एंड कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन एल्यूमिनियम, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों कुछ और कंडक्टर भी लिए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रो मरकरी। अब मरकरी बच्चों लिक्विड कंडक्टर है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज अ लिक्विड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिक्विड कंडक्टर है। इट इज 98 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, 98 इंटू 10⁻⁸, यानी मरकरी की है जो रेजिस्टिविटी वो हायर है सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम से। लेकिन ये बच्चों ध्यान रहे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द लिक्विड कंडक्टर, 98 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर की कैटेगरी की रेजिस्टिविटी इसकी होती है, अंडरस्टैंड। इसके बाद बच्चों हम बात करें अलॉयस की। अलॉयस दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, अलॉय अंडरस्टैंड। अब अलॉय के अंदर बच्चों आता है नाइक्रोम, फर्स्ट नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है बच्चों, नाइक्रोम है जो बच्चों, इट इज अ मिक्सचर ऑफ निकल प्लस फेरिक प्लस क्रोमियम, अंडरस्टैंड, निकल फेरिक प्लस क्रोमियम। और इसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों रो इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, नाइक्रोम की। इसके बाद बच्चों मैंगनीन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगनीज प्लस निकल
प्लस कॉपर, अंडरस्टैंड, कॉपर, मैग्नीज प्लस निकल प्लस कॉपर Cu, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर है जो कॉपर जो होता है बच्चों 84% होता है, और ये होता है बच्चों 12%। निकल जो होता है 12% और मैग्नीज जो होता है वो 4% होता है, अंडरस्टैंड। तो इट इज टोटल 100%। कॉपर का परसेंटेज इसमें हायर है 84%, निकल इसके अंदर 12% ही और मैग्नीज 4% है। तो इट इज 16 एंड 84 दैट इज 100, अंडरस्टैंड। तो मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी है बच्चों दैट इज रो इक्वस टू 48 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, अंडरस्टैंड, मैग्नीन की रेजिस्टिविटी। थर्ड है बच्चों कांस्टेंट टन और यूरेका, कांस्टेंट टन और यूरेका, अंडरस्टैंड। इसको यूरेका भी बोलते हैं, कांस्टेंट टन और यूरेका। इसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों रो इक्वस टू 49 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर के ऑर्डर की, अंडरस्टैंड। अब इनके अंदर बच्चों एक बात कॉमन है कि इंपॉर्टेंट, कि रेजिस्टिविटीज ऑफ अलॉयज इज मोर देन द रेजिस्टिविटीज ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी से अलॉय की रेजिस्टिविटी हायर है। और बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने में, अंडरस्टैंड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर कि व्हाई वी सेलेक्ट अलॉयज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, है ना। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने के लिए आप जो अलॉय को क्यों यूज करते हो, तो बिकॉज अलॉयज की रेजिस्टिविटी है जो कंडक्टर्स के रेस्पेक्ट में हायर है बच्चों। जैसे सिल्वर की 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर थी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं इट इज़ नियरली 100, 48, 49, तो इनकी रेजिस्टिविटी हायर है। इसका मतलब अगर आप है जो एक वायर का पीस लें जो इन मटेरियल से बना हुआ, किससे, कोई बना हुआ नाइक्रोम से, कोई बना हुआ हो कॉपर से, अंडरस्टैंड, और अगर उनकी लेंथ अगर 1 मीटर ले लें, उनका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर लेते हैं दोनों ही वायर्स का, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द पीस ऑफ अलॉय विल बी हायर। मतलब आपको 1 मीटर लेंथ लेनी है, 1 मीटर स्क्वायर है जो क्रॉस सेक्शन रखना है दोनों वायर्स का, लेकिन एक बना होगा अलॉय का और एक बना होगा कंडक्टर का। तो आप नोट करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बी यूनिट, दैट इज 1, जिसका क्रॉस सेक्शन और लेंथ 1 मीटर हो, ऐसे वायर के पीस का जो रेजिस्टेंस जो भी होता है वो रेजिस्टिविटी है जो कहलाती है। एंड रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो हम नोट कर रहे हैं कि यहाँ 100 आ रहा है या 48 आ रहा है या 49 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो आप है जो अगर कोई गिवन रेजिस्टेंस अगर बनाना चाहते हैं आप, तो स्मॉलर लेंथ ऑफ अलॉय इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी, अंडरस्टैंड। उसकी हाई रेजिस्टिविटी है, तो किसी गिवन कंडक्टर को अगर आप किसी गिवन रेजिस्टेंस को अगर आपको बनाना है और आपके पास दो ऑप्शन है कि आप मेटल से बनाएं या अलॉय से बनाएं, तो इट इज हेड बेटर टू सेलेक्ट अलॉय बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज हायर। यानी आपको है जो अलॉय की स्मॉलर लेंथ से ही है जो आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर। और सेकंड पॉइंट इसके अंदर बच्चों और भी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको मैं आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। अलॉयज की टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है जो रिलेटिवली स्मॉलर होती है, अंडरस्टैंड। तो टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए इट इज नियरली इनसेंसिटिव, अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई द रीडिंग्स आर अनअफेक्टेड। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस coils are made of alloys because resistivity of copper is higher। कॉपर की रेजिस्टिविटी है जो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर। इट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर है जो एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिस समय हम है जो हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये वाला जब टॉपिक आएगा उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी of alloys is smaller. Understand? Temperature coefficient of resistivity of alloy is smaller than conductors. Understand? For example, इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लिख देता हूँ मैं अल्फा आर, और किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, नाइक्रोम के लिए, तो इट इज 0.0004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फा आर की वैल्यू नाइक्रोम के लिए बहुत स्मॉल है बच्चों। तो ये टेम्परेचर जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है और करंट फ्लो होने से हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, अंडरस्टैंड, तो हीटिंग इफेक्ट के कारण उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा आर बहुत स्मॉल है, क्योंकि पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो राइज होता है वो ओनली 0.0004 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, दैट इज द अल्फा आर। तो अल्फा आर है जो स्मॉल होने की वजह से, और मैं इनको इन टॉपिक्स को मैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वाला जो वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी हाउ वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसके अंदर मैं और डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको ये रिमेंबर, यू शुड लर्न इट, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज स्मॉलर देन कंडक्टर्स। अंडरस्टैंड? तो इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों अलॉय के बाद हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के अंदर है जो बच्चों सबसे पहला आता है कार्बन, और कार्बन में भी ग्रेफाइट। अंडरस्टैंड? इसकी रेजिस्टिविटी होती है बच्चों 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3.5 इंटू 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर। अंडरस्टैंड? इट इज अ कार्बन, रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन। इसके बाद आता है बच्चों जर्मेनियम, सेकंड सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जर्मेनियम, सिलिकॉन जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, उनके बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। उनसे जो वेरियस डिवाइसेस, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। तो जर्मेनियम की जो रेजिस्टिविटी रो है बच्चों वो है 0.23। अंडरस्टैंड? और सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी है, जर्मेनियम 0.23, सिलिकॉन की दैट इज 2300 ओम इंटू मीटर। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ध्यान रहे आपको, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इस ऑर्डर की होती है। इन जनरल है जो रेजिस्टिविटी लाइज इन द रेंज 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर टू 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर की ये जो रेंज इसकी रेजिस्टिविटी की रहती है। किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स। अंडरस्टैंड? सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज है जो इन जनरल 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर टू 10 की पावर 6 ओम इंटू मीटर है जो नियरली होती है। अंडरस्टैंड? इसके बाद बच्चों इंसुलेटर्स की बात कर लें हम। फॉर इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स के अंदर है जो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर इज इंसुलेटर, दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर +5 ओम इंटू
मीटर। अंडरस्टैंड? 2.5 इंटू 10 की पावर 5 ओम इंटू मीटर। इसके बाद बच्चों अगर हम ग्लास की लें, ग्लास के वेरियस टाइप है, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। अंडरस्टैंड? तो ग्लास की जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14 ओम इंटू मीटर की कैटेगरी की होती है बच्चों, ओम इंटू मीटर। इसके बाद अगर हम रबर ले लें, रबर, तो उसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों 10 की पावर 13, 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 है बच्चों, 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 16 ओम इंटू मीटर। अंडरस्टैंड? तो रेजिस्टिविटी इसका बच्चों हम ये ऑर्डर देख रहे हैं। अंडरस्टैंड? ग्लास की है जो 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14 रेजिस्टिविटी, रबर की 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 16, है ना। और भी आप लिख सकते हो फोर्थ, अगर रेजिस्टिविटी को अपन लिखना चाहें, रबर हो गया आपके पास। अब NaCl, तो इसकी रेजिस्टिविटी बच्चों 10 की पावर 16 ओम इंटू मीटर की है। और इसके बाद फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, इसकी रेजिस्टिविटी है बच्चों नियरली 10 की पावर 16 ओम इंटू मीटर की कैटेगरी की है। तो बच्चों रेजिस्टिविटी इसका जो ऑर्डर है इसके लिए जनरली है जो 10 की पावर 10 से जो हायर है, इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है 10 की पावर 10 या 10 की पावर 10 से लार्ज ही होगा। और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लाइज 10 की पावर -5 ओम इंटू मीटर टू 10 की पावर 6। और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बच्चों है जो 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर की कैटेगरी की जनरली होती है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद है जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके अंदर बच्चों कई बार बच्चों हमारे लिए जो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट स्पीड के अंदर है जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों देखो, वी नो दैट J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अंडरस्टैंड? J इक्वल्स टू सिग्मा ई और J इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो ई। अंडरस्टैंड? अब बच्चों J वैसे भी ये रिलेशन जो है E बाई रो, अंडरस्टैंड, इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अंडरस्टैंड? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक फॉर्म? तो बच्चों सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे J इज रिलेटेड टू करंट, J करंट से रिलेटेड है। और V इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। और ये इट बिलोंग्स टू रेजिस्टेंस, it belongs to resistance। ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वांटिटी है। रो इज द रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड? और ई किसके कारण होता है बच्चों? ई जब कंडक्टर के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, फील्ड लाइन सेट होती है उस कंडक्टर के अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट मोशन करते हैं। अंडरस्टैंड? और जे इज द करंट डेंसिटी और ये जो I अपॉन ए है बच्चों,
इट इज द आई अपॉन ए, तो इसके अंदर करंट आ रहा है, तो जे इज रिलेटेड टू करंट, ई इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड रो इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। अब जो बच्चों हमारे पास जो रिलेशन है आई इक्वल टू वी बाई आर, अंडरस्टैंड। अब इस रिलेशन के से अगर हम इसको इक्वेट करें तो ध्यान रखना कि जे इज रिलेटेड टू आई, ई इज रिलेटेड टू वी एंड रेजिस्टिविटी इज रिलेटेड टू आर, तो इट इज अ माइक्रोस्कोपी। अब इसको क्वेश्चन यह था कि आप इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्यों बोलते हैं बच्चों। तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्लास 11 के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, अंडरस्टैंड। लेकिन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जो है बच्चों, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। वहाँ है जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स है, जो सब मॉलिक्यूल्स मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अंडरस्टैंड। तो वो है जो वहाँ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो माना गया है, और हम उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अंडरस्टैंड। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, अंडरस्टैंड, that cannot be measured directly with the help of instruments, scientific instruments, है ना। उनमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे नहीं होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट आप उनको मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप करंट को मेजर कर सकते हो, वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हो, सब इंस्ट्रूमेंट्स से मेजर हो सकते हैं। लेकिन करंट डेंसिटी कांट बी डायरेक्टली मेजर्ड विद एनी इंस्ट्रूमेंट, and again the electric field intensity can't measured directly with any instrument, and resistivity can't be measured with any instrument directly. These are the macroscopic quantities in electricity, current electricity में ये macroscopic quantities है, understand, sorry microscopic quantities है, these are not the macroscopic। ये macroscopic है बच्चों, I, V और R are the macroscopic quantities and J, E and rho are the microscopic quantities because they can't directly measured with the help of measuring instrument, understand। तो ये एक टॉपिक मैंने, ये एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है। अब बच्चों इसी के अंदर है जो हम आगे बढ़ जाते हैं, बट J इक्वल्स टू है जो वो होता है बच्चों NEVD फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए जो J वो होता है NEVD, अंडरस्टैंड। एंड अगेन जो आपके पास E है वो है V डिवाइडेड बाय L, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, PD, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर, अंडरस्टैंड। ये किसके लिए ये रिलेशन बच्चों, फॉर यूनिफॉर्म, फॉर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, फॉर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अंडरस्टैंड। तो अगर ये वैल्यूज है जो हम पुट कर देते हैं तो आपको ये जो J की वैल्यू है जो यहाँ पुट करनी है, अंडरस्टैंड, और साथ ही E की वैल्यू है जो आपको यहाँ पुट करनी है, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या मिलेगा, NEVD, और E की जगह मिलेगा बच्चों V अपॉन EV रो एंड L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अंडरस्टैंड। तो इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि VD इक्वल्स टू V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और NE रो एंड L, रो इज द रेजिस्टिविटी, अंडरस्टैंड, रो इज द रेजिस्टिविटी, इज द रो, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो क्लियरली रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, रेजिस्टिविटी जो है वो है जो ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अगर कब, जबकि है जो नेचर ऑफ मटेरियल को आप चेंज नहीं करें, अंडरस्टैंड, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं करें, L ये सब कांस्टेंट हो, NE रो और L कांस्टेंट हो, एंड VD जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है जो बच्चों रेजिस्टिविटी भी है, VD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, अंडरस्टैंड। ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं इसको है जो वापस अगेन यहाँ लिख देता हूँ।
हाँ बच्चों, तो वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट स्पीड है जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब आप नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, यानी मटेरियल वही रखेंगे, वायर उसी मटेरियल का रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। एन ई, इसके बाद है जो रेजिस्टिविटी, वायर जब मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो नॉट चेंज, एंड आप लेंथ को भी चेंज नहीं करेंगे। जब आप जो ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो, तो न तो आपको नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करना है, न टेम्परेचर को चेंज करना है, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें जो कॉन्स्टेंट्स रखी गई है, तब इसकी स्टडी हो पाएगी कॉन्स्टेंट, और न आपको लेंथ को चेंज करना है। अंडरस्टैंड? तो ड्रिफ्ट स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा। अंडरस्टैंड? एंड वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अंडरस्टैंड? ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन इसकी स्टडी करने के लिए v कांस्टेंट रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? और e ऑलरेडी कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड? और l जो है, ये सब चीज़ें हैं जो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी आप नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? नेचर ऑफ मटेरियल को और टेम्परेचर को भी आप फिक्स रखेंगे, बिकॉज है जो टेम्परेचर, इसको भी आप कांस्टेंट रखेंगे। अंडरस्टैंड? आपको ये जो टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को भी फिक्स रखेंगे, लेंथ को भी फिक्स रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी फिक्स है, तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हायर होगी उनके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर होगी। अंडरस्टैंड? तो अब जैसे हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if temperature of a conductor is increased, then what is its effect? What is its effect on drift speed? Understand? Assume constant current is flowing. Constant current is flowing. अंडरस्टैंड? उस कंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या रिलेशनशिप रहेगी? तो बच्चों ये जो हमको पता है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी है जो बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अंडरस्टैंड? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, और ये तो वैसे भी इस रिलेशन से भी क्लियर है बच्चों, रो इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अंडरस्टैंड? रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, दैट्स वाई रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, तो बच्चों वीडी विल डिक्रीज, वीडी विल डिक्रीज। क्यों? वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अंडरस्टैंड? तो इट इज ए सैंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। Question 2, if potential difference applied across a conductor, है ना, gets doubled, then what is its effect? On drift speed? Understand?
तो बच्चों अभी अभी ये जो हमने देखा था कि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, और ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेशन। तो अभी अभी हमने देखा कि जो बच्चों है जो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल करने जा रहे हो, कब, जबकि आपने लेंथ चेंज नहीं की है, आपने कंडक्टर की एल को कांस्टेंट रखा है, एल कांस्टेंट रखा है आपने, है ना, और जो मटेरियल वो भी आपने फिक्स रखा है, आपने वायर को भी चेंज नहीं किया, यानी नेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज स्मॉल एंड फिक्स्ड, अंडरस्टैंड। तो जब एल कांस्टेंट हो गया, फिक्स एन है जो फिक्स्ड हो गया, अंडरस्टैंड, और एल, तो फिर बच्चों है जो इस वाले रिलेशन से वी डी भी है जो बच्चों ट्वाइस वी डी हो जाएगी, अंडरस्टैंड। ड्रिफ्ट स्पीड विल ऑल्सो गेट डबल्ड, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है जो इस शेप का है, अंडरस्टैंड। कंडक्टर सॉलिड, इट इज द सॉलिड कंडक्टर, है ना, इन दिस फॉर्म, और इसके अंदर कांस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग, आई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है ना। इट इज सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, अंडरस्टैंड। व्हाट इज इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑन current density J, what is effect on current density J, electric field and drift speed as we move from left to right, लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इन क्वांटिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, करंट डेंसिटी कैसे वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज होगा नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, और ड्रिफ्ट स्पीड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है बच्चों आई अपॉन ए, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम ये नोट कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जैसे यहां मैं एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करता हूं और यहां एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करता हूं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूसिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज द सर्कुलर पार्ट, इट इज रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब है जो सिंस ए जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, सिंस ए इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इंप्लाइज जे विल इंक्रीज, जे जो इंक्रीज होगा बच्चों, अंडरस्टैंड, जे जो इंक्रीज होगा। तो करंट डेंसिटी पे ये इफेक्ट है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, कंडक्टर अगर इस शेप का है, तो फिर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आगे से आगे पॉइंट्स के ऊपर है जो करंट डेंसिटी विल बी हायर, अंडरस्टैंड। फिर सेकंड इफेक्ट है जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हमको पता है कि जो J इक्वल्स टू सिग्मा इज द रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड, फॉर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन वेरिंग नेचर का है, ठीक है बच्चों। तो हम ये मान लेते हैं बच्चों कि यहां से यहां तक है जो ऑलमोस्ट, जैसे आप है जो इस पार्ट तक बात कर रहे हो यहां से यहां तक, तो हम ये मान लेते हैं, वैसे तो वेरी कर रहा है, इट इज वेरी स्लाइटली है जो वेराइंग, इट इज डिक्रीजिंग, लेकिन है जो ये विड्थ है जो मैंने बहुत स्मॉल रखी है बच्चों, लेट इट इज द dx विड्थ एंड dx इज वेरी स्मॉल। तो बच्चों ये जो पीस है यहां से यहां तक का पीस, अंडरस्टैंड, यहां से यहां तक का जो पीस बन रहा है, इसका मैं जो क्रॉस सेक्शन अगर फिक्स रख दूं तो उसके लिए मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं, J इक्वल टू सिग्मा इस वाले पीस के लिए, इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है, तो उस पीस के लिए J इक्वल टू सिग्मा ई रिलेशन इज वैलिड, अंडरस्टैंड। नाउ E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, J अपॉन
सॉरी, J upon sigma, sigma is the conductivity, understand, और 1 upon sigma is the rho, 1 upon sigma is rho resistivity. कंडक्टिविटी का जो इनवर्स है दैट इज द रेजिस्टिविटी. अब E इक्वस टू रो जे. अब है जो रो है जो बच्चों है जो कांस्टेंट है, बट रो है जो कांस्टेंट है यार. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल भी फिक्स्ड है हमारे पास और टेम्परेचर भी फिक्स्ड है. टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं. तो फिर इस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J है. E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J. और सिंस है जो J जो है वो डिक्रीज हो रही है बच्चों, ये J इंक्रीज हो रही है, सॉरी, J इज इंक्रीजिंग implies E will be also increasing. यानी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सर्टेनली है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज. लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इंक्रीज होगी. कैसे होगी? हम दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड लाइंस है जो, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इट मींस फील्ड लाइंस आर एग्जिस्टिंग इन द रीजन. तो फील्ड लाइंस है जो बच्चों इस टाइप से हो जाएगी. अब फील्ड लाइंस अगर है जो इस टाइप से हो रही है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस है जो क्लोज होती जा रही है. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्लोज होती जा रही है फील्ड लाइंस. जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लें और यहाँ एक पॉइंट ले लें तो यहाँ रिलेटिवली फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस लार्ज है और यहाँ रिलेटिवली फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल है. तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रखना बच्चों, इंक्रीज होगी. क्यों होगी? कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर. और हम पहले पढ़ चुके हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर देन द फील्ड इंटेंसिटी विल बी हायर इन दैट रीजन. अंडरस्टैंड? अब बच्चों आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर रिलेशनशिप. ड्रिफ्ट स्पीड पे जो क्या इफेक्ट आएगा एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अंडरस्टैंड? तो थर्ड, सिंस Vd जो है हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं E बाई एम इंटू टाउ ड्रिफ्ट स्पीड. अंडरस्टैंड? अब बच्चों टाउ जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, क्योंकि ये जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब Vd जो है वो प्रोपोर्शनल टू E होगा. क्यों होगा? क्योंकि स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फिक्स्ड है. तो इसका मतलब Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंप्लाइज Vd विल इंक्रीज. Vd भी जो बच्चों इंक्रीज हो जाएगा. अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको है जो मैंने बताना ठीक समझा आप लोगों को, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स वाला टॉपिक वो भी क्लियर हो जाए. अब मैं बात करता हूँ मोबिलिटी के ऊपर. अंडरस्टैंड? तो व्हाट डू यू मीन बाय द मोबिलिटी? मोबिलिटी बच्चों, मोबिलिटी से मीनिंग निकलता है हाउ इजीली चार्ज कैरियर्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल है ना, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद जो चार्ज कैरियर्स हैं कितना इजीली है जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर है जो मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं. आप इन जनरल है जो ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हो, है ना. इट इज द क्वालिटेटिव है जो कंक्लूजन, इट इज द क्वालिटेटिव रीजनिंग, अंडरस्टैंड. अब बच्चों इसको क्वांटिटेटिवली इस मोबिलिटी को शो करें हम, तो इट इज रेशियो ऑफ, डेफिनेशन कह सकते हैं आप, इट इज अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू
इलेक्ट्रिक फील्ड intensity it is ratio of drift speed to electric field intensity or drift speed per unit applied electric field अंडरस्टैंड। अगर आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो फिर है जो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉन एज मोबिलिटी। अंडरस्टैंड। नाउ मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय implies mobility mu, understand, that is Vd by E। ये स्केलर है बच्चों, आपने ड्रिफ्ट स्पीड रखा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा गया है, अंडरस्टैंड, और ये आपकी ये जो मोबिलिटी रहेगी। अब बच्चों मोबिलिटी जो है वो ध्यान रखना, मोबिलिटी डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट टाइप की मोबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो बच्चों वहाँ मोबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन करते हैं दैट इज द मोबिलिटी, अंडरस्टैंड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर केस डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सॉल्यूशन के अंदर है जो बच्चों आयंस मूव करते हैं, अंडरस्टैंड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आयन मूव इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो उस कंडीशन में वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट और मोबिलिटी ऑफ द आयंस, दैट इज द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। और बच्चों आपके पास है जो अगर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसके अंदर है जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर जो गैस आयनाइज हो जाती है, आयनाइज होकर वो ब्रेकअप हो जाती है आयन एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर, और फिर बच्चों है जो उनका मूवमेंट होता है। तो वी इन दैट केस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाले केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और हम उन्हीं की ये जो मोबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट केसेस के अंदर है जो चार्ज कैरियर्स भी डिफरेंट होते हैं और हम उनकी मोबिलिटी की बात करते हैं, अंडरस्टैंड। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है बच्चों, व्हाट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ म्यू मोबिलिटी, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हमको पता है कि इट इज मीटर पर सेकंड, और इट इज वोल्ट पर मीटर पर सेकंड एंड वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट बच्चों वोल्ट पर मीटर है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, ये मीटर ऊपर चला जाएगा और वोल्ट इनटू सेकंड। तो बच्चों आप इसको यूं भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर वोल्ट की पावर -1 और सेकेंड इनवर्स, वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी ऐसा ही यूनिट है बच्चों। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो है, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल यूनिट वो है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड, अंडरस्टैंड, वोल्ट इनटू सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड। और बच्चों ये सीजीएस में, इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के अंदर है। और बच्चों अगर इन दोनों में रिलेशनशिप चाहिए आपको तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड प्रैक्टिकल सीजीएस यूनिट। जनरली ये जो बच्चों ये प्रैक्टिकल यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो मोबिलिटी जो है वो है जो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड के अंदर है जो रिप्रेजेंट करना, इट इज मोर कन्वीनियंट, वो इसी ऑर्डर की होती है, इसलिए आपको है जो इसी के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब मैं बच्चों एक रिलेशन बताना चाहता हूं, हाँ, सिंस
म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। अब हमको पता है बच्चों वी डी तो होता है स्मॉल ई बाई एम इंटू टाउ, अंडरस्टैंड। और अगेन है जो आपके पास है जो 1/e है ऑलरेडी, अंडरस्टैंड। तो इस e से e कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास बचेगा e/m इंटू टाउ, अंडरस्टैंड। हाँ, तो इससे बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो बच्चों उस कंडीशन में टो डिक्रीज होता है। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। थर्मल स्पीड बढ़ने की वजह से टो डिक्रीज होगा, अंडरस्टैंड। तो इंप्लाइज है जो म्यू जो है विल डिक्रीज, मोबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि है जो वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली। मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। मोबिलिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब बच्चों हम एक रिलेशन भी डिराइव कर लेते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, अंडरस्टैंड, फॉर अ कंडक्टर। conductor relation between current and mobility, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों हमको पता है कि I इक्वल्स टू NEAVD होता है, अंडरस्टैंड। बट VD जो है बच्चों, VD वो आप यहां से लेंगे, VD इक्वल्स टू म्यू, मोबिलिटी म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई इंप्लाइज I इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों NEA म्यू इंटू ई, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, NE है ना, म्यू ए ई, अंडरस्टैंड। इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी म्यू, NE म्यू AE। अब बच्चों सेमीकंडक्टर वाले केस के अंदर है जो ये टॉपिक है जो हमारे लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर है जो करंट फ्लो का मैकेनिज्म क्या होता है कि देयर आर टू बैंड्स, दैट इज द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और उनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं मिलते हैं। अब बच्चों वहाँ कंडक्टिविटी को शो किया जाता है इन द टर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स आर फाउंड इन वैलेंस बैंड, होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और उनके बीच में जो स्मॉल गैप होता है और वो सेमीकंडक्टर्स के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैटेगरी का होता है, दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी बैंड, अंडरस्टैंड। तो इन जनरल है जो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिट कर जाते हैं, और कुछ होल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल whose charge is equals to 1.6 into 10 की पावर -19 प्लस ऑफ द पॉजिटिव नेचर, वो पॉजिटिव चार्ज का माना जाएगा। और होल को एक पार्टिकल कंसिडर किया गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज आर द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंट सीट है। तो सेमीकंडक्टर वाले मैटर के अंदर जब सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन के ऊपर की चिप के ऊपर या उनकी ये जो शीट के ऊपर या उसकी प्लेट के ऊपर, थिन प्लेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, है ना, तो फिर है जो आपको 2 टाइप की करंट मिलती है, अंडरस्टैंड, फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर के अंदर है जो ये बैंड है बच्चों, इट इज अ वैलेंस बैंड। और बैंड क्या होता है बच्चों, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, जिसको हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। तो ये जो लाइंस जो बना रहा हूं, दीज आर द एनर्जी लेवल्स, लेकिन इट इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, अंडरस्टैंड। और यहां सब है जो
इलेक्ट्रॉन्स है जो फिलअप है, लेकिन अपर एनर्जी लेवल्स, हर लाइन के ऊपर मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के इंटरेक्शन से मिलेगा। अब बच्चों यहां मैं जैसे सीट वैकेंट रख रहा हूं, अंडरस्टैंड, दीज आर द होल्स, जैसे मैंने यहां सीट वैकेंट रख दी है। इसके बाद मैं यहां भी सीट वैकेंट रख रहा हूं, एक ये और ये जो बच्चों है जो वैकेंट सीट्स है, दीज आर नॉन एज होल्स, आप इनको होल बोलेंगे, अंडरस्टैंड। और है जो ये यहां के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। ये जो वैकेंट सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है बच्चों फॉरबिडन एनर्जी बैंड, डेल्टा इजी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। और सेमीकंडक्टरों के लिए डेल्टा ईजी जो है दैट इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वेल्ट की कैटेगरी का होता है। जर्मेनियम के लिए 0.97 और सिलिकॉन के लिए 1.1 EV होता है, और इट इज द कंडक्शन बैंड, अंडरस्टैंड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर बच्चों है जो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन आपको करंट है जो अगर वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो आपको करंट है जो लेफ्ट टू राइट मिलेगी, अंडरस्टैंड। तो दैट इज द IE। और होल करंट जो है, चूंकि होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद रेस्ट मास 0, तो उस कंडीशन के अंदर है जो होल्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको होल करंट मिलेगी, तो दैट इज द होल करंट। तो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या उनको जो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, and it is due to motion of holes in the direction of electric field. So total current is algebraic sum of electronic current plus hole current, understand। अब आई बच्चों हो जाएगा आपके लिए कर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी को अगर मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता हूं, अंडरस्टैंड, तो वो हो जाएगा बच्चों NEA और VD। अब VD को मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों म्यू, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोबिलिटी है तो म्यू E AVD, और ये हो जाएगा बच्चों E, अंडरस्टैंड। और ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और होल के लिए जो मैं कंसिडर कर रहा हूं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो NEA म्यू, अंडरस्टैंड। स्मॉल e की जगह जो मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ म्यू P रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टैंड। तो NEA VD की जगह मैंने लिख दिया म्यू E इंटू E, वेयर इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड। और P नंबर डेंसिटी ऑफ, ये P जो है बच्चों नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दैट इज नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब इन ए सेमीकंडक्टर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम इसमें से ए कॉमन लेके जो मैं इसके अपॉन में ले आता हूं, तो I/A दैट इज J, ये हो जाएगा बच्चों NE है ना म्यू E प्लस म्यू P एंड E, अंडरस्टैंड। अब I/A तो बच्चों हमारे लिए हो गया J, तो ये हो गया बच्चों JNE म्यू E प्लस म्यू P E। अब बच्चों एक रिलेशन तो हमको ऑलरेडी पता है, बट J इक्वल्स टू सिग्मा E, J तो आपके लिए सिग्मा E होता है, अंडरस्टैंड। ये वैसे हमने डिराइव किया था कंडक्टर के लिए, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर ऑल्सो, अंडरस्टैंड। तो J इक्वल्स टू सिग्मा E इम्प्लाइज इसको और इसको आप कंपेयर कर लेंगे, तो उस कंडीशन में जो बच्चों सिग्मा जो है वो आपके वो मिलेगा NE म्यू E प्लस म्यू P, अंडरस्टैंड। और सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा बच्चों NE म्यू E प्लस
म्यू पी। यू कैन फाइंड द रेजिस्टिविटी, ये से जो बच्चों सिग्मा तो कंडक्टिविटी है और इट इज़ द रेजिस्टिविटी, अंडरस्टैंड, सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी। अब बच्चों है जो रेजिस्टिविटी, अब जब हमने मोबिलिटी का डिस्कशन किया है तो हमें जो कुछ मटेरियल्स की है जो मोबिलिटी, उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स की जो मोबिलिटी है उसको न्यूमेरिकली चेक कर लेते हैं कि वो किस ऑर्डर की होती है, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल है जो डायमंड, अंडरस्टैंड। अब डायमंड के अंदर है जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी, तो डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है बच्चों 1800, अंडरस्टैंड, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड, और इट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हायर है और होल्स की मोबिलिटी उसके अंदर स्मॉलर है। डायमंड है जो बच्चों इंसुलेटर है और उसका फोरबिडन एनर्जी बैंड ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अंडरस्टैंड, और इन जनरली वो इंसुलेटर होता है। तो इनकी ये जो मोबिलिटीज इस टाइप से है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सिलिकॉन की, अंडरस्टैंड, तो सिलिकॉन की जो मोबिलिटी है बच्चों वो है 1350, और ये तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है और इट इज 480, ये है बच्चों होल्स की मोबिलिटी, अंडरस्टैंड। 1350 न्यूमेरिकली यूनिट है उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, इसकी भी यही है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, तो 1350 इंटू 480। अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे, जर्मेनियम Ze, तो जर्मेनियम की जो है बच्चों वो हो जाएगी 1800 और ये हो जाएगी बच्चों 3600। ये मोबिलिटी के कुछ ऑर्डर्स है, यू शुड कीप इनटू दिस माइंड, अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल से ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया है इट विल बी सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस एंड यूर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जामिनेशंस, जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और नीट IIT वगैरह के अंदर इसका जो आइडिया होना आपको ज़रूरी है। थैंक यू।